सर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एमसीडी ने जो एक्शन लिया है आपके बेसमेंट के खिलाफ, जो सील किया गया है जी, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी करोल बाग के लिए। करोल बाग के लिए हाँ। वो अंडर प्रेशर लिया गया मैंने कहा इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये हुआ कि सब पे ले लिया। सब पे ले लिया है, इरिस्पेक्टिव, और उसमें सारे नॉर्म्स जगह मैं पे बस है, साफ साफ बता रहा हूँ। और उसके बाद भी वो लिया गया। और हमारे ही नहीं, एक दो के साथ और भी हुआ। हाँ। करोल बाग में जो मेन रोड है उस पर कई ऐसी बेसमेंट्स हैं जो कमर्शियली अप्रूव्ड हैं, पूरा हमारे पास एनओसी है उसका। एमसीडी ने उसको अप्रूव किया, कमर्शियल बेसमेंट के नाम से अप्रूव किया। कमर्शियल बेसमेंट में लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऑफिस चला सकते हैं या गोदाम बना सकते हैं, या एक दो चीज़ें और लिखी हैं। ऑफिस ही चल रहा है, 2 एग्जिट हैं, छोटे छोटे एग्जिट हैं 2, सारे फायर प्रोविजंस हैं, पर सील किया। वहाँ पे कोई क्लासेस नहीं चल रही थी, कोई क्लास नहीं, एक भी नहीं। बेसमेंट में कोई करोल बाग में एक भी नहीं, एक भी क्लास नहीं चल रही थी। ऑफिस क्लास हमारी बेसमेंट में सिर्फ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में चल रही थी। उसकी वजह ये है, और बाकी एक दो सेंटर्स में बहुत छोटी 2 क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर ऐसी शायद मेरे ख्याल से मनाई नहीं है, बहुत छोटे 10, 20, 50 बच्चों वाले जो क्लासेस होते हैं, वो भी मैंने कल मना करवा दिया कि वहाँ नहीं चलाएंगे हम। मुखर्जी नगर में दिक्कत क्या है कि बहुत छोटा इलाका है, छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर, उन सब घरों में एक एंट्री एग्जिट है। अगर आप वहाँ क्लास चलाएं, 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और आग लग जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है, जो एक इंसिडेंट देखा भी हमने। मेरी समझ में उस इलाके में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बिल्डिंग वही कमर्शियल मॉल की है जो हमने ली। हमने 2012-13 में वहाँ काम करना शुरू किया, केवल ऊपर, बेसमेंट का हमें आइडिया भी नहीं था। वहाँ बेसमेंट में 3 इंस्टीट्यूट्स क्लासेस चलाते थे, बाद में एक और बढ़ा, 4 हो गए, हम नहीं थे। 2017-18 के आसपास शायद पहली बार हमें जब ज़रूरत पड़ी तो पता लगा कि ये क्लासरूम नीचे उपलब्ध है। वहाँ 3-4 इंस्टीट्यूट चल रहे थे पहले से, तो हमने ये एज्यूम किया कि इसके हमारे परमिशंस होंगे, तो हमने लिया। धीरे धीरे कंपटीशन ऐसा हुआ कि वो इंस्टीट्यूट्स वहाँ से चले गए, क्योंकि उतना नहीं मैनेज कर पाए। जब वो चले गए तो मॉल के मालिक ने हमसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसको ले लीजिए। हमने लिया। आखिरी एक और इंस्टीट्यूट था, उसने भी कुछ दिन पहले तक रखा हुआ था, बाद में फिर वो मॉल की तरफ से हमें मिला। वहाँ हम IAS के जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंटरशिप लाइब्रेरी चलाते थे, अब वो बंद हो गई, उनका 1.5 महीने बाद मेंस है, तो हम अभी उनके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं कि उनको कहाँ बिठाएं, उनके भी दुविधा है। सर अभी एक ये प्रेस रिलीज़ आई है 2:41 पे, इसके 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो हमारी प्रेस रिलीज है दृष्टि IAS ने, जो आपने मेरी तरफ से, हाँ आपकी तरफ से है, जो सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किया गया। 2-3 पॉइंट है, मुझे उस पर बात करना है, लेकिन एक चीज़ मुझे उससे आपसे पहले पूछनी है। जब मैं ट्विटर पे कमेंट सेक्शन में जा रहा था इसमें, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आक्रोश था कि विकास जी हमारे साथ एक बार ग्राउंड पे आए तो सही, एक बार हमारी बात तो सुने, एक बार हमारे बीच में बैठे तो सही। वो आए ही नहीं अभी तक, 3 दिन हो गए हैं। कुछ बाकी टीचर्स भी आए हैं, मिनिस्टर्स भी गए हैं, लेकिन जो टीचर जिसे हम इतना प्रेम करते थे, जिसे इतना सुनते थे, जिसे इतना फॉलो करते थे, वो 3 दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहा है और हमारे बीच नहीं आया। नहीं, देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊँगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना दूँ। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज़्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल में मैं उन बच्चों से मिलूँगा, और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज़ होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराज़गी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे